नमस्कार, मैं मनीष स्वागत कर रहा हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म यूज होता है न्यायिक सक्रियता, यानी कि इंग्लिश में बोले तो जुडिशियल एक्टिविज्म। देखिए, नाम से आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है सक्रिय हो जाना, यानी कि जो न्यायालय है वो सक्रिय हो जाता है, यानी कि जो जज है वो सक्रिय हो जाता है। यानी कि इस वर्ड से ही पूरा क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक का जो भी जिस्ट पॉइंट है वो इस वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसके पूरा जो होल कंसेप्ट है वो सिखाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा जो कि किताबी चीज़ है। ठीक है, पहले एक आपको समझ विकसित कर दूँ कि न्यायिक सक्रियता कहाँ पे यूज होती है और किस संदर्भ में ये पॉजिटिव हो जाती है और किस संदर्भ में ये चीज़ें निगेटिव हो जाती है। देखिए, आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ तो कुछ साल पहले जो सर्वोच्च न्यायालय था वो बोला था कि जो राष्ट्रीय गान है उसमें जो सिनेमा घर में लोग जाते हैं खड़ा होना अनिवार्य है। ठीक है, खड़ा होना अनिवार्य है, लेकिन बाद में हालांकि अपने फैसले को उन्होंने पूरा मतलब कि बदला और उसके बाद रद्द कर दिया अपने फैसले को। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय की बात है। और भी एक आपको एग्जांपल दे तो एक एग्जांपल ये है कि लोढ़ा कमेटी गठित हुई थी जो बीसीसीआई के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए ये सब जो नियम बना रहे हैं, तो नियम बनाने का जो कार्य है किसके पास है? विधायिका के पास। विधायिका बोले तो जो हमारे मंत्री महोदय हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे नेतागण हैं उनके पास ये अधिकार है कानून बनाने का। लेकिन कुछ मामलों में आप देख रहे हैं कि न्यायालय कानून बना रही है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, ये सब कानून तो संसद में बनती है भाई, लेकिन यहाँ पे न्यायालय बना रही है। या और भी तरीके हैं, जैसे कि कोई भी मतलब कि उपेक्षित जैसे असम हो या नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, उपेक्षित ट्राइब है यानी कि जनजाति है, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार मिलना चाहिए। इसके संदर्भ में न्यायालय वहाँ से आदेश देती है कि इस ट्राइब को ये चीज़ें मिलना चाहिए, वो चीज़ें मिलना चाहिए। तो ये सब किसका काम है? ये सब काम है आपके विधायिका का। लेकिन बना रही है कानून कौन? इसमें न्यायालय बना रही है। तो ये जो न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ के जब विधायिका या आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका में अपना दखल अंदाजी करने लगती है जनहित के लिए, ऐसा नहीं है कि वो मनमानी करने के लिए ऐसा करता है न्यायालय, जनहित के लिए जब ऐसे चीज़ें वो करने लगता है, यानी कि अपनी जो दायरा है न्यायपालिका की जो दायरा है अपने दायरे से हट के यानी कि आगे बढ़ के कार्यपालिका और विधायिका में अपना हस्तक्षेप करने लगती है, तो उसी को कहते हैं न्यायिक सक्रियता, यानी कि न्याय जाग उठा। ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे का कंसेप्ट भी आपको सिखाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए बहुत सारे जो पार्टी या नेतागण होते हैं वो सुनते नहीं हैं लोगों की, मतलब कि उतना लोगों के बारे में सोचते नहीं हैं। तो न्यायालय ये कहता है कि बाद में वो लोग आपके अगेंस्ट आएंगे, यानी कि राज्य के अगेंस्ट न्यायालय में आएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे कि महोदय हमारे साथ ये जाति हो रहा है, हमें न्याय दीजिए। उससे पहले न्यायालय क्या करता है कि उनकी सॉल्यूशन निकाल देता है। यानी कि ये बंदा अगर सपोज है, ठीक है, और ये स्टेट है, इसकी बातों को नहीं सुन रहा है, यानी स्टेट मतलब सरकार, इसकी बातों को नहीं सुन रहा है, न्यायालय यहाँ पे है, तो ये बंदा डायरेक्ट यहाँ मतलब कि नहीं सुनेगा, तो यहाँ पे जाएगा, न्यायालय के पास जाएगा कि हमारी बातें ये नहीं सुन रहे हैं, हम पे अत्याचार कर रहे हैं, या हमारी जो चीज़ें हैं उसको सोल्यूशन ये नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये बंदा इससे अपेक्षा न करे, इसलिए जो न्यायालय है इनकी वैल्यू को शून्य करते हुए पहले ही न्याय संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं, यानी कि मतलब कि उस ज़रूरत ही ना पड़े, लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े न्याय की, उससे पहले ही ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, या न्यायपालिका जो भी है। ठीक है, तो ये हो गया न्यायिक सक्रियता, यानी कि अब देखिए यहाँ पे सक्रिय हो गया। अब देखिए न्यायालय का काम क्या है? न्यायालय का काम है कि उसके पास कोई मुकदमा आया, मुकदमा के संदर्भ में किताब में क्या लिखा है, बस वो चीज़ें को मैच करके न्याय देना। यानी कि उसके रिस्पेक्ट में, जैसे सपोज किसी ने मर्डर किया, तो जज के सामने भी अगर कोई मर्डर कर देगा तो वो बाइज्जत बरी हो जाएगा, जब तक कि प्रॉपर कानून के अनुसार उसको सजा का प्रावधान ना हो। ठीक है, अगर कानून ये कहता है
कि मतलब कि जो मारने वाला है उसको सज़ा आप नहीं देंगे तो जज के सामने भी कोई मर्डर कर देगा तो उसको सज़ा नहीं मिल सकती है। यानी कि जज अंधा होता है। आप देखे होंगे कि वहाँ पे न्यायालय में एक अंधी मतलब कि महिला होती है। तो यानी कि अंधा मतलब कि ये कहा है, अंधा का मतलब ये होता है कि जो बुक में है उसी के अकॉर्डिंग, उसी को इंटरप्रेट करके उसी के अकॉर्डिंग आपको न्याय देना है, ये नहीं कि अपने मन से कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे न्यायिक सक्रियता में क्या हुआ कि जो जजेज हो गए वो अपनी जो दायरा है, यानी कि जो बुकिस दायरा है, जो कि बुक के पढ़ के मतलब कि बुक के ध्यान में रखते हुए या जो भी कानून बना है उसको ध्यान में रखते हुए जो न्याय देते थे, उससे थोड़ा सा हटके यानी कि अपनी सोच को ये विकसित करता है, न्यायालय की अपनी सोच को विकसित करता है कि ये अपनी जो दायरा है उससे ऊपर बढ़ के ये चीज़ों को इंटरप्रेट करने लगे और मतलब कि ये जजमेंट देने लगे। ठीक है, बात समझ में आई कि न्यायिक सक्रियता एक प्रकार का आप कह सकते हैं इमोशनल चीज़ है कि आप देखेंगे तो उसको गलत है तो आप वहाँ पे जजमेंट देंगे। लेकिन जज का बेसिक काम क्या होता है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके जो लॉ है उसके रिस्पेक्ट में आपको जजमेंट देना है। तो न्यायिक सक्रियता यही है कि आप थोड़ा सा जो बुक वाला चीज़ है उससे उठ के चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पीछे का पॉइंट समझ में आ गया कि न्यायिक सक्रियता क्या होता है। अब जो आपके पेपर में पॉइंट वाइज फैक्ट वाइज चीज़ें आएंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए, न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता अमेरिका में पैदा हुई। सर्वप्रथम ये पूछा जाएगा कि जो न्यायिक सक्रियता है वो कहाँ से शुरुआत हुई, तो अमेरिका में विकसित हुई। यह शब्दावली पहली बार 1947 में आर्थर सेलिंगर जूनियर अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षाप्रद थे द्वारा प्रयुक्त किया गया। जो आपके ये शब्दावली है जुडिशियल एक्टिविज्म किसके द्वारा दिया गया है ये आप देख लेंगे, सेलिंगर जूनियर के द्वारा। ये अमेरिकी इतिहासकार थे और शिक्षा प्रदक थे। ठीक है, ये पॉइंट जो भी फैक्चुअल पॉइंट है वो भी देख लेते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में आया। न्यायमूर्ति, देखिए यहाँ पे कौन कौन न्यायमूर्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया में। जो न्यायिक सक्रियता की बात की जाती है इंडिया में तो कौन इसके लिए उत्तरदायी हैं, तो देखिए न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति DA देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में दिख जाएंगे कि इनमें से कौन से न्यायमूर्ति थे जो कि न्यायिक सक्रियता में मतलब कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया या उनकी देन है इंडिया में। ठीक है, तो ये आपको 3-4 नाम याद रखने हैं। देखिए, न्यायिक सक्रियता का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। अगर मतलब बुक के लैंग्वेज में देखो तो न्यायिक सक्रियता का आशय है नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है। यानी कि मैंने बताया है कि आगे बढ़ के अपनी भूमिका मतलब कि थोड़ा सा दायरा बढ़ा देती है। दूसरे शब्दों में न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य 2 अंग विधायिका एवं कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना। देखिए, न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। ये जो टर्म है न्यायिक सक्रियता, इसको न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। ये भी कई बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था बुक के लैंग्वेज में कि एकदम से एग्जैक्ट क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। देखिए, डॉक्टर BL बघेरा के अनुसार न्यायिक सक्रियता के कारण निम्न है। न्यायिक सक्रियता किस कारण है वो देख लेते हैं। जैसा शुरू में ही मैंने आपको एक जिस्ट पॉइंट समझाया वही आप देखेंगे कि एकदम से वेल मैनर्ड तरीके में लिखा है। देखिए, उत्तरदायी सरकार उस समय लगभग ध्वस्त हो जाती है जब सरकार की शाखाएं विधायिका कार्यपालिका अपने अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर पाती है। परिणामतः तो संविधान लोकतंत्र में नागरिकों का भरोसा टूट जाता है। यानी कि जब उत्तरदायी जो सरकार है ध्वस्त हो जाती है, ध्वस्त मतलब कि वो अपना काम नहीं करती है और नागरिकों का सरकार पे भरोसा उठ जाता है, तब जाके ये न्यायिक सक्रियता मतलब कि देखने को मिलता है, जो कि मैंने शुरू में ही समझाया। दूसरा पॉइंट कह रहा है नागरिक अपने अधिकारों एवं आज़ादी के लिए न्यायपालिका की ओर देखते हैं। परिणामतः न्यायपालिका पर पीड़ित जनता को आगे बढ़कर मदद पहुंचाने का भारी दबाव बनता है।
देखिए ऑब्वियस है, जब नागरिक देख रहे हैं कि हमारे विधायिका यानी कि नेता महोदय कुछ हमसे कर नहीं रहे हैं हमारे लिए, तो वो टकटकी निगाहें कहाँ लगाते हैं, न्यायपालिका पे। ठीक है, न्यायपालिका की ओर देखते हैं कि महोदय देखिए हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है, तो आप सोचिए। तब जाके ये न्यायिक सक्रियता और भी बढ़ जाती है, यानी कि न्यायिक सक्रियता यानी कि दबाव में आ जाता है न्यायपालिका कि भाई ये तो जाहिल लोग हैं, मतलब नेता लोग, ये तो करेंगे नहीं, क्योंकि मतलब कि ये तो खून खराबा और हिंदू मुस्लिम में लगे रहेंगे, तो जनता की कौन सुनेगा। तो ये न्यायपालिका उस दरमियान सक्रिय हो जाती है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखें, न्यायिक उत्साह अर्थात न्यायाधीश भी बदलते समय के समाज सुधार में भागीदार बनना चाहते हैं। इससे जनहित याचिकाओं को हस्तक्षेप के अधिकार के तहत प्रोत्साहन मिलता है। देखिए कितने जो न्यायाधीश होते हैं वो भी अपने आप को हीरो समझते हैं, मतलब कि वो उनको लगता है कि हम ही तो हैं, तो इस वजह से उनको लगता है कि अब हमको हीरो वाला काम करना चाहिए। हीरो वाला काम मतलब कि हीरो मतलब कि ये नहीं कि मारपीट, हीरो मतलब कि ये कि कोई अच्छा काम करना चाहिए। तो अच्छा काम तो बुक के अनुसार हम कर नहीं सकते, क्योंकि बुक में जो लिखा है उसी के अनुसार हमको न्याय देना है, तो ये तो हीरो वाला काम नहीं हुआ। तो हीरो वाला किस तरह का काम, कि हम कुछ ऐसा करें कि समाज में हमारी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाए। तो यानी कि ऐसा ऐसा काम करें कि अपने जो क्षेत्र है, अधिकार है, उससे थोड़ा सा हट के हम लोगों की सुने और लोगों के बारे में कुछ अच्छे फैसला दें। ठीक है, जैसे आपको पता है कि शराबबंदी का कुछ कानून है, तो शराबबंदी का कानून वो बनाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट, तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोग मतलब कि अच्छे बोलेंगे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है बहुत अच्छा काम कर रहा है, यानी कि मतलब कि लोगों के नज़र में क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हीरो हो जाएगा। तो ये भी होता है कि अपने उत्साह या न्यायाधीश भी बदलते समय के अनुसार समाज में भागीदार बनना चाहते हैं, यानी कि अपने आप को समाज का भागीदार बनाना चाहते हैं। इस वजह से भी ये सक्रियता दिखती है। विधायी निर्वात अर्थात ऐसा कई क्षेत्र हो सकते हैं जहां विधानों का अभाव है, इसलिए न्यायालय पर ही जिम्मेदारी आ जाती है कि वह परिवर्तित सामाजिक जागरूकता के हिसाब से न्यायालय विधायन का कार्य करे। कहने का मतलब है कि सपोज कोई ऐसा मतलब कि काम किया किसी ने और उसके अगेंस्ट कोई कानून ही नहीं है, जैसे किसी ने सपोज एक एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं किसी ने अपनी माता को डंडे मारा। ठीक है, अब माता को डंडे मारा, उसके लिए कोई इंडिया में कोई कानून ही नहीं है कि इसको सज़ा क्या देनी चाहिए। बस एक सज़ा ये होता है कि किसी को डंडे के मारने का मतलब होता है कि 2 साल का कारावास या 500 रुपये का मतलब कि फ़ाइन। अब देखिए किसी ने अपनी माता को मारा तो ये बहुत बड़ा मैटर होता है, तो इस मैटर के लिए कोई कानून नहीं है, तो वहाँ पे क्या है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, लॉ का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो उस समय न्यायालय का ये दायित्व बनता है कि उस पर्टिकुलर मतलब कि कार्य के लिए न्यायालय क्या सज़ा दे सकती है। ठीक है, तो यानी कि वो क्या हो गया कि वो अपने जो अधिकार क्षेत्र है उससे ऊपर हट के उसके लिए कानून बना सकती है। ठीक है, हालांकि ये कानून बनाने का अधिकार शुरू में मैंने बताया कि विधायिका के पास है, लेकिन इस वैक्यूम माहौल में वो बना सकती है न्यायपालिका इस दरमियान कानून। ठीक है, तो ये अब बात समझ में आई, ये पॉइंट समझ में आई। 5वां पॉइंट कहता है भारत के संविधान में स्वयं ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिसमें न्यायपालिका को विधायन यानी कि कानून बनाने की गुंजाइश है या एक सक्रिय भूमिका अपनाने का मौका देता है। जो आपके ये वाला न्यायिक सक्रियता है वो तब भी यूज होता है जब देखिए कि बहुत सारे ऐसे आपके आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि कुछ मामले में न्यायालय अपने तरीके से कानून बना सकती है, जहाँ जैसा कि ये 5th पॉइंट कर रहा है भारत के संविधान में स्वयं ऐसे कुछ प्रावधान है कि जिसमें न्यायपालिका को विधायन यानी कि कानून बनाने की गुंजाइश है, जिसमें कि ऐसा कुछ गुंजाइश है कि जिसमें न्यायालय कानून बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके न्यायिक सक्रियता यूज में आती है। आगे देख लेते हैं सुभाष कश्यप के कुछ मतलब कि सुभाष कश्यप ने कुछ आकस्मिकताओं की चर्चा की है जहाँ पे ये जो न्यायिक सक्रियता है वो यूज होती है। जब विधायिका अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो गया, मतलब कि शुरू में ही बताया कि विधायिका मतलब अपने कार्य कर ही नहीं रही है, तब जाके न्यायपालिका ये सब काम करती है। जब किसी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में कमज़ोर सरकार हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे गठबंधन की सरकार होती है
तो गठबंधन की सरकार में एक पार्टी कहता है कि देखो यार, इसके लिए हमें कानून बनाना चाहिए, माइनॉरिटी के लिए कानून बनाना चाहिए। तो जो दूसरा वाला पार्टी होगा नहीं, कहेगा कि नहीं, अगर ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे जो मतलब कि गठबंधन में बने हुए हैं, अपनी जो वो है वो मतलब कि पार्टी का जो दिए है समर्थन वो खींच लेंगे। यानी कि खींचेंगे मतलब क्या होगा कि तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। तो यानी कि सरकार को बचाने के लिए कानून ही नहीं ये लोग बनाते हैं। यानी कि गठबंधन सरकार में क्या होता है कि एक अगर कानून बनाना चाहता है किसी के लिए, तो दूसरा कहता नहीं, अगर ऐसा कानून बनाओगे तो हम अपना जो समर्थन है वो खींच लेंगे, तो सरकार तुम्हारे गिर जाएगी। तो अब वो सरकार बचाए कि कानून बनाए, तो वो प्राथमिकता देता है कि पहले हम सरकार बचे। ठीक है, कानून तो भाड़ में गया, यानी कि कानून तो जनता के लिए है, पहले तो पैसा हम लोग को रखना है, मतलब कि इकट्ठा करना जो भी है सरकार बना के। ठीक है, तो इस वजह से अब देखिए न्यायपालिका इस वजह से हस्तक्षेप करना पड़ता है कि उसको मजबूरन, अगर सरकार नई कानून बना रही है तो न्यायपालिका वहाँ पे कानून बनाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में ये न्यायिक सक्रियता भी देखने को मिलती है। कभी कभी न्यायालय मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए मतलब कि ये सब काम करती है। न्यायालय, जैसे शुरू में ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को हीरो बनाने के लिए ऐसा कर सकती है। मतलब कि ये देखिए, निगेटिव वे में नहीं लेना है, इसको समझने के लिए मैं इस तरह का वर्ड यूज कर रहा हूँ। बाकी आपको भी पता है कि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है, और उसका हमेशा सम्मान होता है, और अपन लोग भी करते हैं। तो बस आपको याद कराने के लिए मैं इस तरह का लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक। यानी कि न्यायिक सक्रियता मतलब कि समाज में बढ़े इस तरह का मतलब कि माहौल हो कि जो न्यायालय है वो ज़्यादा इस मामले में हस्तक्षेप करें। तो इसके लिए कौन कौन से काम करते हैं, न्यायिक सक्रियता के लिए कौन कौन से काम करते हैं? देखिए, बहुत सारे संगठन के बारे में। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, जो नागरिक के अधिकार के लिए जो लड़ते हैं, वो न्यायिक सक्रियता के लिए आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, तो ये सब संगठन हो गए। जन अधिकार कार्यकर्ता, यानी कि लोगों के अधिकार के लिए जो संगठन काम करते हैं। उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता, यानी कि जो आप सामान वगैरह लेते हैं, उपभोक्ता है, आप किसी भी दुकान से सामान लेते हैं, यानी कि किसी का प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसमें आपकी गड़बड़ पाई जाती है, तो आप उपभोक्ता फोरम के थ्रू न्यायालय में जा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि न्यायालय खुद उसके लिए कानून बनाएगी, विधायिका की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें, जैसे बंधुआ मजदूर सहित समूह, ये जो बंधुआ मजदूरों के लिए काम करते हैं, डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे बाल अधिकार समूह हुआ, हिरासत या परीक्षण अधिकार समूह हुआ, ये जो है 8वां नंबर का, ये काम करती है उसके लिए कि जो जेल में बंद है कैदी, उनको मतलब कि ज़्यादा यातनाएं ना दे, वहाँ पे मतलब कि गलत उनके साथ पेश ना आया जाए, जो वीआईपी लोग हैं उनको अलग से सेल ना दिया जाए, मतलब कि वहाँ सब सामान हो, इस तरह के कार्य जो करते हैं। ठीक है, इस पे कानून बनाने के लिए ये चले जाएंगे, ये जो समूह है वो कहाँ चले जाएंगे, न्यायालय चले जाएंगे। तो ये आपके डिफरेंट समूह है जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन आपके पीटी में पूछे जा सकते हैं। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। न्यायिक सक्रियता को लेकर आशंकाएं। देखिए, न्यायिक सक्रियता को लेकर कुछ आशंकाएं हैं, जैसे विचारात्मक भय। क्या वे विधायिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज की अन्य स्वायत्त संस्था की शक्ति हड़प रहे हैं? देखिए, इसके तहत कुछ शंकाएं जनरेट होता है कि चलो एक मामले में तो ये सही है, आपको लगता है कि जो न्यायिक सक्रियता है एक मामले में सही है कि अगर नेता लोग नहीं सुनेंगे तो न्यायालय तो सुनेंगे, लेकिन इसमें एक शंकाएं ये भी है कि ये तो कार्य मतलब नेताओं का है, तो अगर ये न्यायालय कर रहा है तो क्या उसकी जो अधिकार है उसको हनन नहीं कर रहा है, ये शंकाएं हैं। या जैसे चुनाव आयोग का कुछ कार्य होता है कि चुनाव आयोग मतदाताओं की सूची बनाने के लिए कानून, मतलब कि मतदाताओं की सूची बनाएगा, या जो भी इस तरह की मतलब की चीज़ें हैं चुनाव संबंधी, तो वो चुनाव आयोग करेगा। लेकिन अगर न्यायालय उसके काम में हस्तक्षेप करता है तो उसकी जो स्वायत्ता है, यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि अन्य संस्थाओं की स्वायत्ता की जो शक्ति है उसको हड़प रहा है, तो अगर न्यायालय उसमें हस्तक्षेप डालेगा तो उसकी जो शक्ति है उसमें भी मतलब कि हड़पना हो गया। तो ये कुछ शंकाएं हैं न्यायिक सक्रियता का। जैसे मीमांसात्मक भय, मतलब कि क्या वे अर्थशास्त्र में मनमोहन सिंह, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कलाम जैसे ज्ञान रखते हैं? मतलब ये कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे वैज्ञानिक कोई प्रोजेक्ट है, किसी चीज़ का दवा बनाना है, तो उसमें भी अगर न्यायालय हस्तक्षेप करता है तो क्या वो कलाम जैसे मतलब कि नॉलेजेबल है?
वो मानते हैं कि जो बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं न्यायालय में, यानी कि वो लोग LLB किए हुए रहते हैं, कानून को जानने वाले होते हैं, लेकिन क्या वो अर्थशास्त्र को जानते हैं? मनमोहन सिंह जैसा जो अर्थशास्त्र में डिसीजन ले रहा है, यानी कि अगर देश की इकोनॉमी से संबंधित कुछ कानून वो बना दिए, तो क्या उतना उनके पास दिमाग है मनमोहन सिंह जैसा? या अगर वैज्ञानिक चीज़ में वो दखल अंदाजी डालते हैं, तो क्या कलाम जैसा उनके पास नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है? तो ये सब कुछ आशंकाएं हैं जो कि इसके नेगेटिव पॉइंट को दर्शाते हैं, और कुछ पॉजिटिव पॉइंट के जो कि ऊपर आपको बताए गए। ठीक है, तो ये टोटल आपके क्या हो गए, ये आपके न्यायिक सक्रियता हो गया, इसके पॉजिटिव नेगेटिव और जो भी पॉइंट बनते हैं वो सभी मैंने डिस्कस किया। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी लाइक वगैरह वो लास्ट में मिलता ही है, कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा, एकदम से देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।